पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रात के 12 बजते ही मथुरा नगरी में घंटे घड़ियाल बजने लगे। हर तरफ बधाइयां गाई जाने लगी। प्रकट होने के बाद भगवान श्री कृष्ण का दिव्य महाभिषेक किया गया। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए मथुरा में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह मंगला आरती के बाद दर्शन की शुरुआत हुई। देर रात तक भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहा। मंदिरों को यहां भव्य तरीके से सजाया गया था। इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। मथुरा में हर कोई कान्हा के जन्म अभिषेक का दर्शन करना चाहता था। ऐसी मान्यता है कि जन्म अभिषेक के दर्शन के लिए देवी देवताएं भी इस पवित्र भूमि पर मौजूद। वृंदावन के राधा रमण मंदिर में भी कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। राधा दामोदर शाहजी मंदिर समेत सभी प्रमुख मंदिरों में कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई गई। गुजरात के द्वारका में भी जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। महाआरती के बाद ही कान्हा का स्वागत हुआ। यहां मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसी मान्यता है कि 5000 साल पहले मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। कान्हा के दर्शन के लिए भक्तों को यहां घंटों इंतजार करना पड़ा। मंदिर में श्रद्धालु बाल गोपाल के भजन पर झूम रहे थे। करीब 3 लाख लोगों ने यहां भगवान कृष्ण के दर्शन किए। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी बांके बिहारी को खास तरीके से सजाया गया। दिन ढलने के साथ ही मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। यहां विशेष पूजा के जरिए कान्हा का स्वागत हुआ। भोपाल शहर जन्माष्टमी के रंग में पूरी तरह से रंग गई। यहां भी मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भजन की धुन पर भक्त झूमते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जन्माष्टमी के कार्यक्रमों में शरीक हुए। कान्हा के भक्तों के बीच पहुंचकर शिवराज के पैर थिरकने लगे। भोपाल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री झूमते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान मटकी फोड़ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सीएम आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज ने मटकी फोड़ी। हालांकि इस मटकी को फोड़ने के लिए शिवराज को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां 30 फीट की ऊंचाई पर बंधी मटकी को फोड़ने के लिए यूपी पुलिस की महिला जवान गोपियां बनकर मैदान पर उतरी। इन्हें देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा थी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस वालों ने अपने खास अंदाज में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। गोरखपुर पुलिस लाइन में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। बारिश के बावजूद यहां कान्हा के भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। पंजाब के कपूरथला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। यहां मंदिर खूबसूरत तरीके से सजाए गए थे। कान्हा के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सड़कों पर श्री कृष्ण उनके भक्त झूमते हुए नजर आए। जन्माष्टमी के मौके पर गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल इस्कॉन टेम्पल में भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए पहुंची। अहमदाबाद में बेनीवाल ने अपने हाथों से भगवान का अभिषेक किया और उनकी पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर खास जेवरातों के जरिए भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार हुआ। भारी सुरक्षा के बीच 10 करोड़ के जेवर मंदिर लाए गए थे। गिरफ्तारी की आशंका के बीच आसाराम ने पेशी के लिए थोड़ी और मोहलत मांगी है। आसाराम ने जोधपुर पुलिस को एक खत लिखा है। चिट्ठी में लिखा गया है कि पूछताछ के लिए उन्हें 20 दिन का वक्त दिया जाए। जोधपुर पुलिस के सामने आसाराम को 30 अगस्त तक पेश होना है। आसाराम बापू ने एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें कुछ समय एक्स्ट्रा की उन्होंने कही है। उनके द्वारा दिए गए एप्लीकेशन को देखने के बाद उस पर कुछ विचार करेंगे और एक्स्ट्रा समय देना है या नहीं वो 30 तारीख को ही निर्णय करेंगे। उधर नाबालिग से यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम बापू का बचना मुश्किल दिख रहा है। गृह मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि अगर आसाराम ने 30 अगस्त तक जोधपुर पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आसाराम को पहले ही जोधपुर पुलिस ने 30 अगस्त तक हाजिर होने को कहा था और इसके लिए समन भी जारी किया गया। साथ ही लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है ताकि वो विदेश न भाग सके। गृह मंत्रालय ने भी पुलिस को उन पर निगरानी रखने के लिए कह दिया है। उधर समन और लुकआउट नोटिस से बेफिक्र आसाराम बापू सूरत में जन्माष्टमी कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से खुद को बेगुनाह बताते हुए पूरे मामले को सियासी साजिश कहा।
ये जगाने वाली ताकतें कैसा कैसा बवाड़ा कर देती हैं। नारायण और फिर ऊपर की सत्ता का सहयोग ले लेते, एकदम ऊपर जो बैठे उनसे फोन बंद करवा देते। तो पुलिस भी बेचारी भाग दौड़ में, मीडिया भी बेचारी बापू के एंटी नहीं बोले क्योंकि तो चिट्ठी के चाकर है। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में घिरे आसाराम बापू के बचाव में उतरे उनके बेटे नारायण साईं ने अब पीड़ित लड़की पर ही सवाल उठा दिए हैं। साईं ने पीड़ित लड़की को मानसिक रूप से बीमार बता डाला। શાહજહાંપુર ના જે છે ભાઈ એમની દીકરી જે છિંદવાડામાં અભ્યાસ કરતી 12મું ધોરણ, તો એને ત્યાં પણ એ માનસિક અસ્વસ્થ હતી। નાવા જાય તો 2-2 કલાક, 2.5 કલાક નહાતી રહે। आसाराम बापू के मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों में घिरे आसाराम का केस राजस्थान के जोधपुर में ही चल रहा है। आरोप लगे हैं, तफ्तीश हो रही है, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो किसी भी रूप में कोई पुलिस दबाव में आगे काम करेगी, ये आप निश्चिंत रहो, ये होना ही नहीं चाहिए, न होगा। आसाराम बापू की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने के सवाल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टाल दिया। वो जवाब देने की जगह आगे बढ़ गए। गिरफ्तार होंगे, कब तक गिरफ्तार होंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आसाराम बापू को इशारों ही इशारों में सीख भी दे डाली। उन्होंने कहा कि साधु संतों को अपने व्यवहार का ख्याल रखना चाहिए। नाबालिग की यौन शोषण मामले में आसाराम बापू खुद को निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नागपुर स्थित उनके आश्रम पर कुछ लोगों ने हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं यूपी के मेरठ में भी आसाराम बापू के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। गुस्साए लोगों ने आसाराम के खिलाफ कचहरी के सामने प्रदर्शन किया और उनका पुतला फूका। ये लोग पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए आसाराम की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बीजेपी के बाद विश्व हिंदू परिषद भी आसाराम बापू के समर्थन में उतर आई है। विप नेता प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि संतों पर आरोप लगाने की परंपरा सी चल पड़ी है। तोगड़िया राजकोट में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। आसाराम बापू के बहाने दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। ट्विटर पर कांग्रेस महासचिव ने लिखा कि महिलाओं पर अपराध को लेकर बीजेपी का दोहरा मानदंड, दूसरों को सजाए मौत लेकिन फर्जी संतों को माफी। इस बीच पीड़ित लड़की के पिता ने इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि आसाराम बापू संत नहीं बल्कि शैतान से भी गए गुजरे हैं और उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। आप भी ये संत है क्या? अब कौन सा संत रहा? अब तो शैतान है। अब तो शैतान भी उनको कहना, शैतान को गाली देना है। मैं तो यही चाहूंगा इनको फांसी करानी चाहिए। पीड़ित लड़की के पिता ने बेगुनाह होने के आसाराम के दावों को गलत कहा और कहा कि सीबीआई जांच करवा ले, तब सब साफ हो जाएगा। आसाराम बापू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को मनगढ़ंत बता दिया, लेकिन पीड़ित लड़की के पिता ने कहा कि गलत आरोप लगाकर कोई क्यों अपनी इज्जत उछालना चाहेगा। पीड़ित के पिता का यह भी कहना है कि आसाराम बापू के प्रतिनिधियों की तरफ से उन्हें लगातार धमकियां दी जा रही थी और इस मामले में चुप रहने के लिए कहा गया था। नोएडा सेक्टर 62 में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आसाराम बापू की प्रवक्ता नीलम दुबे के घर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नीलम दुबे पर अपने धर्मगुरु के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। इस बीच आसाराम बापू ने गुरु नानक से तुलना किए जाने को लेकर खेद भी जताया। उन्होंने अपनी प्रवक्ता नीलम दुबे के बयान पर भी अफसोस जाहिर किया। नोएडा के सेक्टर 27 में स्थित गेस्ट हाउस से एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की की पहचान हो गई है। वो मूल रूप से कानपुर की रहने वाली है। लड़की अपनी प्रेमी के साथ नोएडा आई थी और इसी गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। उसका प्रेमी फिलहाल फरार चल रहा है। प्रेमी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। नोएडा के जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा शांत कराने गए चौकी इंचार्ज ने परिजनों की पिटाई कर दी। इससे लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। गुड़गांव में गैंगरेप के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये बच्ची 3 दिन पहले घर से लापता हो गई थी। रेप और हत्या का आरोप बच्ची के ही 2 रिश्तेदारों पर लगा है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अरुणाचल प्रदेश में मासूम बच्चियों से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पश्चिम सियांग जिले में हॉस्टल के एक वार्डन पर
14 नाबालिग लड़कियों से रेप का आरोप है। बच्चियों की उम्र 4 से 13 साल के बीच है। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन और आगजनी की। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब हॉस्टल की कुछ छात्राएं किसी तरह लिगाबाली पुलिस स्टेशन तक पहुंचने में कामयाब हो गईं। खबर है कि वार्डन पिछले 3 साल से बच्चों का यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने आरोपी वार्डन विपिन बिस्वान को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर लूटपाट के मामले में गिरफ्तार हुआ है। पटियाला पुलिस ने फकीर चंद नाम के इस सब इंस्पेक्टर के गिरोह का भी खुलासा किया है। फकीर चंद अपनी 2 महिला साथियों की मदद से लोगों को लूटने का काम करता था। गैंग की दोनों महिला सदस्य शिकार ढूंढने का काम करती थी। और उधर महेंद्र कुमार सिंह एसपी से निलंबित किए जा चुके हैं। गोवा के पणजी में कॉल गर्ल्स के साथ रंगरेलियां मनाते पकड़े गए समाजवादी पार्टी के विधायक महेंद्र कुमार सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। महेंद्र कुमार सिंह और झीन बाबू यूपी के सीतापुर के सेवता सीट से विधायक हैं। इससे पहले गोवा पुलिस ने विधायक महेंद्र सिंह समेत 6 लोगों को पणजी में कॉल गर्ल्स के साथ पकड़ा था। पुलिस ने जिस्म फरोशी के कानून के तहत मामला दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया था। मुंबई में महिला पत्रकार के साथ हुए गैंगरेप मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को पुलिस शक्ति मिल कंपाउंड ले गई। अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने वारदात के दिन की पूरी घटना को रिक्रिएट किया। 22 अगस्त को शक्ति मिल में ही महिला पत्रकार से गैंगरेप हुआ था। मुंबई गैंगरेप पर अभिनेत्री और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने कहा कि महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी होगी, उन्हें बचाने भगवान नहीं आएंगे। You should protect yourself. There is nobody else is going to come. Like in Draupadi, this is all the time Draupadi was depending on Lord Krishna and he was always coming and helping. Now today we are not so spiritually evolved that Lord will come and help you. You have to protect yourself. मुंबई के नालासोपारा इलाके में एक निजी बैंक की कैश वैन से 2 करोड़ की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लुटेरे हरे रंग की क्वालिस कार में सवार होकर आए और जैसे ही कैश वैन से निकालकर बैंक में ले जाया जाने लगा, लुटेरों ने धावा बोलकर 2 करोड़ रुपए लूट लिए। मेरठ में एटीएम मशीन तोड़कर उसमें से पैसे लूटने की कोशिश करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक साथी उसका फरार होने में कामयाब रहा। हरियाणा के करनाल में सीसीटीवी के जरिए एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की करतूत का खुलासा हुआ है। यहां एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नशे में धुत होकर पहुंचे पुलिस अफसर ने डॉक्टर पर गोली चला दी। सब इंस्पेक्टर कश्मीरा सिंह पर आरोप है कि वो डॉक्टर से किसी मामले की गलत रिपोर्ट बनाने का दबाव डाल रहा था। आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने 1,85,000 के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है। गुड़गांव पुलिस ने हुक्का बार पर छापा मारकर 20 से ज्यादा छात्र छात्राओं को पकड़ा है। यहां पूल स्नूकर की आड़ में अवैध रूप से हुक्का बार चलाया जा रहा था। गुड़गांव में प्लेबोर्ड हुक्का बार पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बावजूद इसके हुक्का बार चलाया जा रहा है। मौके से करीब 1 दर्जन हुक्के और फ्लेवर्ड तंबाकू जब्त किए गए। रुपए की लगातार गिरावट ने सभी को सन्न कर दिया है। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 69 तक को छू गई। अगस्त महीने में रुपये का पस्त होना थमता नहीं दिख रहा। 6 अगस्त को $1 की कीमत 61.54 थी। करीब 3 हफ्ते बीतने के बाद 27 अगस्त आते आते रुपया 66 के आंकड़े को पार कर दिया। उधर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने कहा कि मौजूदा आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सोने को गिरवी रखा जा सकता है। इस वक्त देश में 31,000 सोना का भंडार है। आनंद शर्मा ने कहा कि 500 टन सोना गिरवी रखा जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। और जो वातावरण विपक्ष ने बनाया है इन दिनों, इसमें हर स्तर के लोग चुनाव करते हैं। 5 साल उनको नहीं मिला और जब जितना अस्थिरता पैदा किए हैं तो जो निवेशक हैं उसमें तो डर पैदा हो गए। गिरते रुपये और डगमगाती अर्थव्यवस्था के लिए बीजेपी ने केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि मनमोहन सिंह इस्तीफा दें और चुनाव करवाएं। उपाय है इस अर्थव्यवस्था के संकट से निकलने का, एक ही उपाय है और वह है कि आप चुनाव में चलिए, ये सरकार इस्तीफा दे। गिरता रुपया सोने को लोगों की पहुंच से दूर करता जा रहा है। घरेलू स्तर पर रुपए में रिकॉर्ड गिरावट के चलते आयात महंगा होने से सोना 34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गया है। रुपए में गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। कारोबार शुरू होते ही सेंसेक्स में एक वक्त में 500 अंकों की गिरावट दर्ज हुई।
महंगाई के बोझ तले दबी जनता को एक और बड़ा झटका लग सकता है। संसद के मानसून सत्र के बाद सरकार डीजल के दामों में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर सकती है। ग्रेटर नोएडा में रेत माफिया के खिलाफ मुहिम चलाने वाली आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन यूपी सरकार वापस ले सकती है। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश सरकार दुर्गा के जवाब से संतुष्ट है और उन्हें फिर से बहाल करने पर विचार चल रहा है। मस्जिद की दीवार गिराने के आरोप में आईएएस दुर्गा शक्ति को सस्पेंड किया गया था। हालांकि कहा यह गया कि रेत माफिया पर कार्रवाई के चलते उन्हें निलंबित किया गया। बाद में सरकार ने उन्हें चार्जशीट सौंपी थी, जिसका दुर्गा ने पिछले दिनों जवाब दिया था। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट देने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम रविकांत का तबादला कर दिया गया। रविकांत को कहीं पोस्टिंग नहीं दी गई है। हालांकि रविकांत के तबादले की वजह मंगलवार को नोएडा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे को बताया गया। दरअसल डीएम की अगुवाई में मंगलवार को नोएडा की सोरखा गांव में प्रशासन और पुलिस की टीम अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करने गई थी। यहां पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी थी। पथराव में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के तबादले को लेकर बीजेपी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि नोएडा में अतिक्रमण हटाने के चलते नहीं बल्कि दुर्गा मामले में खुन्नस की वजह से ये ट्रांसफर किया गया। लोकसभा में फूड सिक्योरिटी बिल पास करने के बाद अब सरकार ने जमीन अधिग्रहण बिल के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। आज लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो सकती है। विधेयक में अधिग्रहित की गई जमीन के बदले ग्रामीण इलाकों में 4 गुना और शहरी इलाकों में बाजार भाव से दुगनी मुआवजे का प्रस्ताव है। राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन बिल पास कर दिया। अब सजा पाए सांसद जेल के अंदर से भी चुनाव लड़ पाएंगे। सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के बिल पर आज लोकसभा में चर्चा हो सकती है। सरकार संशोधन के जरिए राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार से बाहर रखना चाहती है। कोयला घोटाले में केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़ी 7 फाइलों के गुम होने से केंद्र सरकार पहले ही मुश्किलों में घिरी हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने कहा है कि दिल्ली के सत्ता में आने पर उनकी पार्टी छठ पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी। तेलंगाना के मुद्दे को लेकर वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया। वाईएसआर कांग्रेस ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर कांग्रेस के फैसले के तरीके पर ऐतराज जाहिर किया। यूपी के बाराबंकी में 84 कोसी परिक्रमा के दौरान हुई गिरफ्तारी के विरोध में वीएसपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार एक बार फिर से संकट में गिरती हुई नजर आ रही है। बहुगुणा से नाराज कांग्रेस के दर्जन भर विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 2007 में हैदराबाद में हुए ब्लास्ट के मामले में इंडियन मुजाहिदीन के 4 आरोपियों पर आरोप तय किए गए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने चारों को पेश किया गया था। कल अगस्त 2007 में हैदराबाद में 2 बम धमाके हुए थे। ब्लास्ट में 42 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। ब्लास्ट हैदराबाद के कोटी इलाके के गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी एज्यूटमेंट पार्क में 5 किलोमीटर के दायरे में हुए थे। पति की पिटाई के आरोपों से घिरे अभिनेता ओमपुरी को 30 अगस्त तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सेशन कोर्ट ने ओमपुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के लिए कह दिया है। वहीं ओमपुरी ने पति की ओर से लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इस मसले पर सफाई देते हुए कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। और उधर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने गए राज्यपाल रामनरेश यादव वहां के हालात देखकर फूट फूट कर रो पड़े। बलिया जिले के करीब 200 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मुगलसराय में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर गली हर घर के बाहर पानी है। मुगलसराय वाराणसी को जोड़ने जीटी रोड भी पानी से पूरी तरह से लबालब भर चुकी है। आगरा में चंबल और यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जिसके चलते दर्जनों गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बिहार के सीतामढ़ी में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पंचायत के मुखिया के बेटे और उसके साथियों पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा है। यूपी के कन्नौज में बैंक खाता खुलवाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। देखते ही देखते पूरे कस्बे में आगजनी और पथराव होने लगा। झारखंड में जमशेदपुर के बालेगुमा गांव में आपसी विवाद में गोलियां चल गईं। झड़प के दौरान गोली लगने से एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक बेरहम मां ने अपने 11 साल के बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद उसने खुद भी अपने हाथ की नस काट ली। लखनऊ में पुलिस ने नाका इलाके में हुई लूट की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 9 लाख की लूट का खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के धनबाद में स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइंस को आईआईटी का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्रों ने मोर्चा खोला। आईएसएम के सैकड़ों छात्रों ने बारिश के बीच शहर में जुलूस निकाला। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएन सिंह का रांची में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही शोक की लहर दौड़ गई।